हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इसको पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ और लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये तीन सिचुएशन हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि फर्म के दीर्घकालीन संतुलन का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो लॉन्ग टर्म पीरियड क्या होता है? हमें पता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि दीर्घकालीन समय, क्योंकि लंबा समय होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधन, जितने भी हमारे प्रोडक्शन करने के साधन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उस उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। यानी कि हम जितनी मात्रा में मटेरियल, लेबर या इसके अलावा बाकी के जो साधन हैं, उनको फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, उनको भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में उत्पादन के जो सभी साधन हैं, चाहे वो फिक्स फैक्टर हों या वेरिएबल फैक्टर हों, उन सब को हम बढ़ा सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम वस्तु की पूर्ति, सप्लाई को उसकी डिमांड के अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। यानी कि लॉन्ग पीरियड में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हम सप्लाई को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीरियड हमारे पास लंबा है। इस लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्रीज़ में नई फर्में अगर आना चाहती हैं तो इंडस्ट्री में नई फर्में आ सकती हैं। पुरानी फर्में अगर इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहती हैं तो वो फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर जा भी सकती हैं। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, जितनी भी फर्में हैं उनको कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ लॉन्ग पीरियड में नहीं मिलते हैं। लॉन्ग पीरियड में सभी फर्मों को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अगर लॉन्ग पीरियड में फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में और फर्में क्या करेंगी? बाज़ार में आएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, माल बेचेंगी। इससे क्या होगा? वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी। जब वस्तु की पूर्ति मार्केट में, सप्लाई बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत फिर से कम हो जाएगी। और कीमत अगर कम हो जाएगी तो फिर फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पीरियड में कभी भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती है। लॉन्ग पीरियड में संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्टेज में, हमें याद रखना है कि लॉन्ग पीरियड में जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और यही शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, यही लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट के बराबर ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, यानी कि ये सभी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। यानी कि ये लॉन्ग पीरियड में ये सभी बराबर होते हैं। किस तरह से ये सभी बराबर होते हैं लॉन्ग पीरियड में, इसको हमें डायग्राम से समझना है। अब देखिए डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है तो ये जो हमारी लाइन है, यही लाइन हमारी एवरेज रेवेन्यू लाइन है, यही रेवेन्यू लाइन हमारी मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है। ठीक है, और ये हमने मार्जिनल कॉस्ट डाली, क्योंकि हम लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं इसलिए मार्जिनल कॉस्ट के आगे एल डाल देना है। एल का मतलब है लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। हम लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती, सभी फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कि कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में भी देखा है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होती है? एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। तो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब ये देखो, पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पर है? मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को जहाँ काटेगी वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए शर्तें तो वही हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? पहले आप इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकालो। ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, ओ क्यू क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और प्राइस ओ पी होगी। पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकालना है। तो आपको मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड में फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है,
और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होगी। अब आप ये देखो, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर ये लाइन देखो, एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू है ई क्यू, यहाँ लिख दिया। एवरेज रेवेन्यू कितना है? ई क्यू है, ठीक है, ओ क्यू प्रोडक्शन पर, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? ई क्यू है। अब हमने देखनी है कि एवरेज कॉस्ट कितनी है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर होंगे तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि रेवेन्यू हमारा ई क्यू है तो हमारी कॉस्ट भी इतनी ही होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या करना है, इसी पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। ये एवरेज कॉस्ट हो गया। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, आगे एल लिख देंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के साथ लॉन्ग टर्म नहीं लिखना आपने, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो अभी हमें मार्केट में प्राइस मिल रही है, इसके आगे आपने लॉन्ग टर्म नहीं लिखना। कॉस्ट के आगे आपने लिखना है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के साथ आपने लॉन्ग टर्म लिखना है, ठीक है। तो अब देखो, ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ई क्यू। और एवरेज कॉस्ट, ये ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर ये लाइन एवरेज कॉस्ट को भी इसी पे काट रही है, एवरेज कॉस्ट भी ई क्यू है, ठीक है। तो यहाँ एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों क्या है? बराबर है। तो हम कहेंगे कि हमें यानी कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लॉन्ग पीरियड में संतुलन की स्थिति में इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपको मैंने बताया ये सारी बराबर होती हैं। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये सब बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपने जहाँ ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट डाला है, इसी पॉइंट को टच करते हुए बीच में आपने एक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी डाल देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे ना लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये जो आपने लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट बनाया है, इसी के साथ आपने एक और यही इसी पॉइंट को टच करते हुए शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल देना है। तो ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, चारों चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, ये चारों किसके बराबर हैं? इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि इस ई पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें, 3 और 3 ये 6 चीज़ें, 3 पॉइंट के इस ई पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। तो आपको क्या पता चला कि लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, कभी भी लॉन्ग रन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ई पॉइंट पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बराबर हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, कहीं मुश्किल बात इसमें नहीं है। जैसा डायग्राम बनाया है वैसा लिख देना है। आप अगर बुक में देखेंगे इससे ज़्यादा बात कही गई है, लेकिन इतना लिमिटेड लिखेंगे वो हमारे लिए सफिशेंट है। अब हमने पढ़ लिया डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, कंप्लीट हो गया। फर्म का इक्विलिब्रियम हमने शॉर्ट रन में भी पढ़ लिया और लॉन्ग रन में भी पढ़ लिया। अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों सिचुएशन में हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम के बारे में, उद्योग का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री किसको कहते हैं? फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। बहुत सारी फर्में मिल जाएं, उनको उद्योग के नाम से, इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक इंडस्ट्री, एक उद्योग संतुलन की स्थिति में कब माना जाता है? इंडस्ट्री संतुलन की स्थिति में तब मानी जाती है जब इंडस्ट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब इंडस्ट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि ना तो इंडस्ट्री में कोई नई फर्म आती है, ठीक है, और ना ही इंडस्ट्री को कोई पुरानी फर्म छोड़कर जाती है। जब ना कोई नई फर्म इंडस्ट्री में आए या ना पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर जाए, तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। और ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होते हैं। जब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होती है तो इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम, उद्योग के संतुलन की शर्तें क्या हैं। उद्योग के संतुलन के लिए, इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम के लिए 2 शर्तों का पूरा होना, 2 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी होता है। वो 2 कौन कौन सी कंडीशंस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है फर्मों की स्थिर संख्या, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स,
यानी कि फर्म्स जितनी है उतनी ही रहेंगी, नंबर ऑफ़ फर्म्स ना तो बढ़ेंगी ना कम होंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो कोई फर्म इंडस्ट्री में आती है और ना ही कोई फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के जाती है। तो फर्मों की संख्या स्थिर रहेगी, नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ेगी भी नहीं कम भी नहीं होगी। दूसरा है फर्मों में संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म भी इंडस्ट्री की जितनी फर्में हैं वो सब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में होंगी। जब ये दो शर्तें पूरी होंगी तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगी। क्या बताया? फर्मों की स्थिर संख्या, कांस्टेंट नंबर ऑफ फर्म्स, और दूसरा है फर्मों में संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, और इंडस्ट्री मैंने आपको बताया क्या होती है, फर्मों के समूह को, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम के लिए पूरी होनी ज़रूरी है। तो जैसे हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ा था शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, इसी तरह से हम इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अल्पकाल में उद्योग का संतुलन का निर्धारण, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। अल्पकाल में उद्योग का संतुलन किस तरह से निर्धारित होगा? एक उद्योग अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में कब माना जाएगा? एक उद्योग, एक इंडस्ट्री शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब मानी जाएगी जब उद्योग के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो। जब डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होगी इंडस्ट्री में तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है। और डिमांड सप्लाई कब बराबर होगी? डिमांड सप्लाई तब बराबर होगी कि जब उद्योग से संबंधित सभी फर्मों, जब उद्योग से संबंधित जितनी भी फर्में हैं उनको सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हों। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री में पूर्ण संतुलन की स्थिति में ऐसा होता नहीं है कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, क्योंकि उद्योग की कुछ फर्में नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं और उद्योग की कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं और कुछ फर्में हानि उठा रही होती हैं। इसलिए डिमांड और सप्लाई इंडस्ट्री की शॉर्ट पीरियड में बराबर होती ही नहीं। क्या बताया? एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तो तब होगी जब उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, लेकिन डिमांड और सप्लाई शॉर्ट पीरियड में बराबर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंडस्ट्री की कुछ फर्में नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं, कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं, कुछ लॉसेस पे चल रही होती हैं। इसलिए कभी भी शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं आती है। इसको अब हमने डायग्राम से समझना है। ठीक है, तो डायग्राम से देखो हम किस तरह से इंडस्ट्री का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो ये देखो, ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये डायग्राम हमारा है इंडस्ट्री का। ठीक है, और ये डायग्राम जो हमारा बन रहा है ये भी फर्म का है, ये भी हमारा फर्म का है। ठीक है, तो अब ये लाइन हमने डाली, ये लाइन है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन। ठीक है, और ये हमने डाली मार्जिनल कॉस्ट, या ये क्योंकि शॉर्ट पीरियड है तो एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? संतुलन की स्थिति कहाँ होती है? संतुलन की स्थिति वहाँ पर होती है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। तो संतुलन की स्थिति कहाँ होगी? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काटेगी, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी। ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया, ओ क्यू प्रोडक्शन की कीमत कितनी हो गई? ओ पी हो गई। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री की कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? असामान्य लाभ कब होता है? जब असामान्य लाभ तो तब होगा ना जब औसत आय औसत लागत से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं फर्म का, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बना रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फर्म का डायग्राम बना रहे हैं। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है कि कब होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब आपको पता है कि जब एवरेज रेवेन्यू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा। तो ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर अब आप देखो कि एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। एवरेज कॉस्ट तो अभी हमें निकालनी है, लेकिन ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है? ये लाइन रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू हमारा है ई क्यू। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? ई क्यू। ठीक है,
अब एवरेज कॉस्ट कितनी है? एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज कॉस्ट तो इस एवरेज रेवेन्यू EQ से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने जो एवरेज कॉस्ट कर्व डालना है इस पॉइंट से नीचे डालना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने फर्म का डायग्राम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का किया था। तो एवरेज कॉस्ट इस E पॉइंट से नीचे डालेंगे। रेवेन्यू ऊपर होनी चाहिए, ये लाइन रेवेन्यू है, कॉस्ट इसके नीचे होनी चाहिए। तो हमने E पॉइंट से नीचे हमने डाल दिया एवरेज कॉस्ट, ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया। अब OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? ये देखो एवरेज कॉस्ट इस लाइन को यहाँ काट रही है, मान लो इसका नाम हमने दे दिया M। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? MQ आ रही है। ठीक है, और OQ प्रोडक्शन करने पर रेवेन्यू कितना हो रहा है? एवरेज रेवेन्यू, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है। एवरेज रेवेन्यू हो गया EQ। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू नीचे लिख दिया EQ है, और OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? MQ है। ठीक है, ये हमारी है MQ। तो अब आप देखो EQ जो एवरेज रेवेन्यू है इज़ ग्रेटर देन MQ, ये लिख दिया EQ इज़ ग्रेटर देन MQ। यहाँ लिख रही हूँ EQ इज़ ग्रेटर देन MQ। इसका मतलब फर्म को जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने मिल रहे हैं? EM। रेवेन्यू कॉस्ट से इतनी EM ज़्यादा है, तो यहाँ से लाइन नीचे आगे की तरफ डाल दी। इसका मतलब ये हमारे हो रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं इतने फर्म को। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री की कुछ फर्में क्या कर रही होती हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फर्में क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट भी प्राप्त कर रही होती है। फर्म जो नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही है उसका डायग्राम हम ये बना रहे हैं यहाँ पर। ये इसी के बराबर लो, ये जो हमारी प्राइस लाइन है ना, इसी के बराबर यहाँ आपने प्राइस लाइन डाल दी। ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपने डाली मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी। प्रोडक्शन हो गया हमारा OQ। ठीक है, OQ प्रोडक्शन हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? जब एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट तो तब होता है ना एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर हो। OQ प्रोडक्शन करने की एवरेज रेवेन्यू कितनी है? ये लाइन देखो एवरेज रेवेन्यू को यहाँ काट रही है। EQ एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितनी है? यहाँ लिख दिया एवरेज रेवेन्यू कितनी है? EQ है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट भी EQ ही होनी चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो हमने इसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर दिया? ये एवरेज कॉस्ट का डाल दिया, इसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट डाल दिया। ठीक है, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? यहीं कट कर रही है। EQ हमारी एवरेज कॉस्ट है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री की कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं। शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री की कुछ फर्में नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं। ठीक है, और कुछ फर्में ऐसे हानि भी उठा रही होती हैं। ठीक है, इसलिए फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं आती। यही जो प्राइस लाइन है ना, इसी को आपने आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। ये इंडस्ट्री के डायग्राम पे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप बना दो, इसको कट करता हुआ यहीं पर आप बना दो डिमांड। पहले लाइन डाल दी। ठीक है, इसी लाइन, जहाँ ये लाइन डाली है इसी को कट करता हुआ ये डिमांड लाइन आपने डाल दी, और ये आपने डाल दी सप्लाई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्योंकि कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं, कुछ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही होती हैं। ऐसे बनाना चाहें तो कुछ फर्में लॉसेस भी उठा रही होती हैं। ठीक है, बनाना चाहो तो बना दो, नहीं तो एक्सप्लेन कर दो कि कुछ फर्में लॉसेस भी उठा रही होती हैं। इसलिए शॉर्ट पीरियड में कभी भी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, कभी भी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ही नहीं होती। यानी कि ये डिमांड और सप्लाई चाहे हमने यहाँ बराबर करके दिखाया है, लेकिन ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की आती नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की ये बताना है कि डिमांड सप्लाई बराबर होने चाहिए लेकिन नहीं होते हैं, डिमांड सप्लाई बराबर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ हमने किए हैं, लेकिन ये सिचुएशन बताना है कि ये सिचुएशन आती नहीं है। तो हमने ये पढ़ा, कंप्लीट हो गया कि शॉर्ट पीरियड में एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कैसे आती है। ठीक है, कैसे होती है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हम कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड में उद्योग का संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। क्या एक दीर्घकाल में एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो सकती है? लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगी? जब दो शर्तें पूरी हों।
दो शर्तें कौन सी पूरी होनी चाहिए? पहला, उद्योग की सभी फर्में संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए। ऑल फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री शुड बी एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, उद्योग की सभी फर्में संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए। ऑल फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री शुड बी एट इक्विलिब्रियम स्टेज। दूसरा है, फर्मों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आती है। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, कभी भी लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती है। तो ये डायग्राम हम इंडस्ट्री का बना रहे हैं, ये डायग्राम हम फर्म का बना रहे हैं। लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं। ये आपने लाइन डाली एवरेज रेवेन्यू, ये लाइन हमने डाली है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, और ये हमारी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। आगे हम एल डाल देंगे, क्योंकि मैं लॉन्ग पीरियड की बात कर रही हूँ इसलिए एल डाल दी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगी। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया, ओ पी प्राइस हो गया। ठीक है, ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया और ओ पी प्राइस हो गया। तो आपको मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड में कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती। लॉन्ग पीरियड में हर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाना है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का बनाना है। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। अब ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना है? ये लाइन देखो, एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है? ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ लिख रही है, ई क्यू हमारा एवरेज रेवेन्यू है। ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट भी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं, तो एवरेज कॉस्ट भी हमारी ई क्यू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है इसी पॉइंट के ऊपर आपने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर देना है। ये इसी पॉइंट पे हमने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा कर दिया। तो एवरेज कॉस्ट भी हमारी हो गई ई क्यू, एवरेज रेवेन्यू भी हमारी हो गई ई क्यू, दोनों बराबर है। तो लॉन्ग पीरियड में फर्म को क्या हो रहा है? केवल नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। और लॉन्ग पीरियड में आपको मैंने जैसे पहले बताया कि लॉन्ग पीरियड में जो होता है, लॉन्ग पीरियड में ये जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है, इसी के साथ एक आपने शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट निकाल देना है। ठीक है, और ये जो आपका एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है, इसी के साथ आपने इसी पॉइंट को टच करता हुआ शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी ड्रॉ कर देना है। ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, यानी कि आपको ये पता चला कि लॉन्ग पीरियड में शॉर्ट टर्म, आपको ये पता चला शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये सब लॉन्ग पीरियड में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इस ई पॉइंट पे सभी बराबर है। ये जो प्राइस लाइन है ना, इसी को आपने आगे एक्सटेंड कर देना है इंडस्ट्री के डायग्राम। ये डायग्राम हमारा इंडस्ट्री का है, और डिमांड सप्लाई को आपने यहाँ पर क्या कर देना है? बराबर कर देना है। ये डिमांड है और यहाँ इसी को कट करता हुआ आपने सप्लाई बनानी है। ठीक है, ये लाइन डालोगे तभी ये बराबर आएगी, क्योंकि अगर आपने पहले डिमांड सप्लाई को बराबर कर दिया तो हो सकता है ये लाइन बराबर ना आए, क्योंकि यहाँ फिर ये बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, इस लाइन को पहले एक्सटेंड कर दो, फिर डिमांड डालो और फिर सप्लाई डालो। तो आपको क्या पता चला? लॉन्ग पीरियड में एक इंडस्ट्री क्या संतुलन की स्थिति में होगी? लॉन्ग पीरियड में एक इंडस्ट्री संतुलन की स्थिति में होती है, लेकिन वो तभी होगी जब उद्योग की सभी फर्में संतुलन की स्थिति में हो। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड में सभी फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। और लॉन्ग पीरियड में ये सब लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट सब बराबर हो जाती है, और डिमांड सप्लाई लॉन्ग पीरियड में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लॉन्ग टर्म का इंडस्ट्री का संतुलन पढ़ा। शॉर्ट पीरियड में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की स्टेज में नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की स्टेज में हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन एवं लागत का नियम, यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एंड लॉ ऑफ कॉस्ट। उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन
और लागत का नियम उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर, ऑन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, लागत के नियमों का, लॉज ऑफ कॉस्ट, लागत के नियमों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन पर लागत के नियमों का प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि लागत के नियम, लॉज ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स। लागत के 3 नियम होते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं समान लागत वाले उद्योग में दीर्घकालीन संतुलन, यानी कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। समान लागत वाले उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन पढ़ना है। ठीक है, समान लागत वाले उद्योग यानी कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है? समान लागत वाला उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें अगर हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं या प्रोडक्शन को कम करते हैं तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाने या कम करने पर लागत क्या रहती है? समान रहती है। अगर ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने कम करने पर लागत समान रहती है तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। और ऐसी इंडस्ट्री में जो बचतें होती हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं और जो हानियाँ हैं, लॉसेस हैं, बचतें और हानियाँ दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री में क्या होता है, जितनी बचतें और जितनी हानियाँ हैं ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दोनों बराबर हो जाती हैं और लागत समान रहती है। ऐसे उद्योग में लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम किस तरह से डिटरमिन होता है? कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है, इसको हमने डायग्राम से समझना है। ठीक है, तो ये हम फर्म का डायग्राम बना रहे, दोनों एक साथ बनेंगे, अलग अलग नहीं बनाना। ये फर्म का डायग्राम है, ये इंडस्ट्री का डायग्राम है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम हमारे एक साथ बनेंगे। पहला हम ये इंडस्ट्री का डायग्राम बना रहे हैं। मान लो ये हमारी डिमांड लाइन है, ये डिमांड लाइन है DD। ठीक है, और ये हमारी है सप्लाई लाइन, ये SS सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई कहाँ बराबर है? डिमांड और सप्लाई दोनों यहाँ पर बराबर है। OQ क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, OP कीमत है। ठीक है, जो कीमत है ना, इसी से लाइन आपने आगे फर्म के डायग्राम में लेके जानी है। कीमत हो गई OP। ठीक है, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में फर्म को तो केवल सामान्य लाभ ही होते हैं। कभी भी लॉन्ग टर्म में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन। इसके ऊपर आपने मार्जिनल कॉस्ट लाइन डाल देनी है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट लाइन डाल दो। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए L आगे डाल दिया। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, यहाँ पर संतुलन हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, क्वांटिटी कितनी होगी? OQ क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि लॉन्ग पीरियड में फर्म को तो केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होंगे ना, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग पीरियड में क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में जो प्रॉफिट होता है कैसा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना दो। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है? ये लाइन देखो, एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? ये एवरेज रेवेन्यू लाइन है। एवरेज रेवेन्यू कितनी है हमारी? EQ। एवरेज कॉस्ट कितनी है? वो भी EQ होनी चाहिए, इसलिए इसी के ऊपर हमें एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू EQ है, एवरेज कॉस्ट भी हमारी क्या है? EQ है, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। फर्म को क्या हो रहा है? फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई? इसी के बीच में आपने क्या कर देना है? इसी के बीच में, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट का और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो केवल हमें सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये सारे बराबर होते हैं। डालना चाहो तो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का भी इसमें डाल दो। अब क्या हुआ, मान लो, हाँ जी, मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। यहाँ इसके बाद हमने क्या करना है? मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गई। पहले डिमांड DD थी, डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? डिमांड, इसको थोड़ा सा सीधा डाल दें लाइन को। मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़कर हो गई
D1 मार्केट में डिमांड बढ़कर D1 हो गई, ठीक है। डिमांड बढ़कर D1 हो गई, ठीक है। ये डिमांड D1, ये D1 है। ये डिमांड इस सप्लाई को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। यहाँ से लाइन आपने क्या करनी है? यहाँ डालनी है, ठीक है। और इसी को आपने आगे कंटिन्यू कर देना है। वस्तु की डिमांड बढ़ गई तो वस्तु की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़कर P1 हो गई, यहाँ भी कीमत बढ़कर आपकी P1 हो गई, ठीक है। समझ आ गई? जब कीमत बढ़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है? OQ पहले प्रोडक्शन कर रही थी, ठीक है। कीमत बढ़ गई तो फर्में भी क्या करेंगी? फर्में भी पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है। तो OP1 कीमत के ऊपर आप देखो कि ये जो लाइन हमारी है, ये नई एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। ये प्राइस इसको कहाँ कट कर रहा है? इसको यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अब एवरेज रेवेन्यू कितनी हो गई? ये यहाँ से आपने क्या करना है? लाइन नीचे की तरफ डाल देनी है। फर्में क्या करेंगी? पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, कीमत बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, क्योंकि कीमत ज़्यादा मिल रही है। और बढ़ी हुई कीमत के ऊपर अब आप देखो फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा? ये लाइन अब आप देखो एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? एवरेज कॉस्ट तो यहाँ है, नीचे है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट तो ये है। मान लो इसका नाम हमने दे दिया A। कॉस्ट तो है, हाँ जी, कीमत बढ़ने पर, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कीमत बढ़ने पर ऑन इंक्रीज इन कॉस्ट, कीमत बढ़ने पर अब फर्मों को लागत तो उतनी ही है प्रोडक्शन करने की, OQ1 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और अब आप देखो ऐसी सिचुएशन में फर्म को आय कितनी मिलेगी? ये OQ1 लाइन ऊपर देखो, इस नई एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन आ गई है। ये जो लाइन है नई एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। इसका नाम हम मान लो हमने B दे दिया। तो एवरेज कीमत बढ़ने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये लाइन अब नई एवरेज रेवेन्यू लाइन हो गई। एवरेज रेवेन्यू कितनी मिल रही है? BQ1, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट कितनी है? ये लाइन एवरेज कॉस्ट तो वही है, उत्पादन करने की लागत तो वही है। कॉस्ट कितनी है? ये यहाँ है AQ1, कॉस्ट है AQ1, लेकिन आय कितनी मिल रही है? BQ1। कहने का मतलब है ये जो AB है, AB इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, AB सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को मिल रहा है, ठीक है। जब ये AB सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी अपना माल बेचना चाहेंगी, वो भी प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेंगी। जब और फर्में मार्केट में आएंगी तो हमारी सप्लाई क्या होगी? इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सप्लाई लाइन हमने यहाँ पर बढ़ानी है, यानी कि सप्लाई को नीचे की तरफ करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। सप्लाई लाइन कहाँ डालें? ये जो पहले आपकी शुरू की प्राइस लाइन है ना, पहले इसको आप बराबर कर दो, ठीक है। जहाँ पर ये नई डिमांड को टच करता है ना, यहाँ से सप्लाई लाइन आपने निकालना है। तो डायग्राम आपका एक ही बार में सही बनेगा, क्योंकि अगर आप पहले सप्लाई लाइन बना दोगे तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। कैसे सही नहीं बनेगा? क्यों? उसका रीज़न ये है कि हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है? वस्तु की कीमत वही, जो कीमत पहले थी वही कीमत रह जाती है, बराबर कीमत आएगी। कोई भी फर्म ज़्यादा कीमत नहीं ले पाएगी, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, और फर्में मार्केट में आएंगी। जब और फर्में मार्केट में आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत फिर से कम हो जाएगी, और कीमत कम होकर उतनी ही हो जाएगी जितनी कीमत पहले थी, ठीक है। तो पहले जैसी कीमत आनी है, इसलिए ये जो पहले वाली कीमत है ना, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। जहाँ ये नई डिमांड को कट कर रही है, यहाँ से आपने सप्लाई लाइन निकालनी है। ये आपने यहाँ से सप्लाई लाइन निकालनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, इसको मैं फिर सीधा कर दूँ। तो इसको टच करता हुआ आपने सप्लाई लाइन बनानी है।
ठीक है, ये सप्लाई है। तो ये हमारी हो गई नई सप्लाई लाइन S1। अब ये देखो, ये ओरिजिनल प्राइस वही आ जाएगी, शुरू की प्राइस OP है ना, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। फर्मों को यहाँ असामान्य लाभ AB के बराबर मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब असामान्य लाभ मिलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, तो और फर्में मार्केट में आएंगी, और फर्में मार्केट में आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी। ये सप्लाई बढ़ गई, पहले सप्लाई SS थी, अब बढ़कर S1 होगी। सप्लाई बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत जो OP1 होगी थी, ये कीमत कम होकर फिर OP1 हो जाएगी, ठीक है। कीमत यही OP ही रहेगी, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड है। फर्में आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत कम होगी। तो ये हमने पढ़ा हेडिंग समान लागत वाले उद्योग में दीर्घकालीन संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में फर्में कभी भी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में वस्तु की कीमत वही रहती है। कीमत अगर बढ़ेगी भी तो बाद में वो कम हो जाएगी, अगर बढ़ रही है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे और फर्में मार्केट में आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत फिर से कम हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग रन में कभी भी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। तो हमें ये पता चला कि लॉन्ग पीरियड में ये P प्राइस लाइन आई है ना, यही फर्म का सप्लाई लाइन होती है, ये LS सप्लाई लाइन, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, ये इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व। ये क्या होता है, सीधा होता है, X एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, बाकी कल करेंगे।